नमस्कार। मैं संजीव कुमार वर्मा, सह आचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसे कि हम जैव भूगोल के बारे में या बायो ज्योग्राफी के बारे में कई पॉइंट्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली या फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इनमें हम आज दो पॉइंट्स लेंगे फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में। पहला पॉइंट है फूड चेन और दूसरा है फूड वेब। तो हम शुरुआत करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली से। पारिस्थितिक तंत्र सदैव क्रियाशील रहता है। इसके क्रियात्मक स्वरूप या कार्यप्रणाली का संबंध ऊर्जा प्रवाह, पोषकता प्रवाह और खनिजों के प्रवाह से होता है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पदार्थों का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार सजीव विभिन्न तत्वों को जलमंडल, स्थलमंडल व वायुमंडल से ग्रहण करते हैं तथा कुछ समय बाद पुनः वातावरण में मुक्त भी कर देते हैं। कहने का मतलब है हम किसी वस्तु को अपने अंदर ग्रहण करते हैं या जो भी सजीव पदार्थ हैं वो अपने अंदर ग्रहण करते हैं और फिर उसको अपघटित कर देते हैं। चूँकि इस चक्रीय अवस्था में जैविक एवं अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक निरंतर क्रियाशील रहते हैं, अतः इसे जैव भू रासायनिक चक्र बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली को समझने के लिए उसकी खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेब, पारिस्थितिक पिरामिड और खनिज पदार्थों के चक्रीकरण में ऊर्जा प्रवाह को समझना आवश्यक होता है। आज हम सिर्फ दो की चर्चा करेंगे फूड चेन और फूड वेब की, और कल हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं खाद्य श्रृंखला से या फूड चेन से। खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। हरे पादप अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों, क्लोरोफिल एवं प्रकाश ऊर्जा की सहायता से स्वयं बनाते हैं और फिर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी इन उत्पादकों हरे पादपों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में सभी उत्पादक एवं उपभोक्ता मतलब कहने का मतलब उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर और उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, दोनों ही जीव एक क्रम या श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं जिसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। इस श्रृंखला के द्वारा जीवों में खाद्य ऊर्जा का श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला के संबंध में लिंडमन ने 1942 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों का आधार भोजन ही है। खाद्य श्रृंखला सदैव उत्पादक से ही प्रारंभ होती है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होती है उतनी ही अधिक ऊर्जा का रूपांतरण एक खाद्य स्तर से दूसरे व तीसरे खाद्य स्तर तक पहुंचने में होता है। खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी अधिक ऊर्जा की उपलब्धता उत्पादक से उपभोक्ता को मिलेगी। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर या बिंदु को जिससे होकर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण या गमन होता है, पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल या ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल कहा जाता है। उदाहरणार्थ समुद्री जल में जलीय पादप एवं शैवाल उत्पादक होते हैं अतः प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। छोटी मछलियां इनका भोजन के रूप में उपयोग करती हैं अतः उनका पोषण स्तर द्वितीय प्रकार का हो जाता है।
और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का भक्षण करती हैं, अतः इनका पोषण स्तर तृतीय स्तर का कहलाता है। प्राय एक खाद्य श्रृंखला में 5 या अधिक कड़ियां अर्थात पोषण स्तर पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला वास्तव में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तरों में ऊर्जा के स्थानांतरण तथा गमन का एक श्रृंखलाबद्ध क्रम होता है। विभिन्न आवास क्षेत्रों या पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उदाहरण पहला, एक घास स्थल की खाद्य श्रृंखला में पादप, शाकभक्षी व मांसाहारी जीव निम्न क्रमानुसार आते हैं। जैसे उत्पादक है पादप, और तो खाद्य स्तर में पहला अगर हिरण मान ले तो वो शाकभक्षी हुआ, और शेर को मान ले मांसाहारी तो वो ऊर्जा के पोषण के तृतीय स्तर पर होता है। इस प्रकार इनमें घास स्थलों में ऊर्जा का स्थानांतरण प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता तक चलता रहता है। अब हम जैसे एक बात करें साइबेरिया क्षेत्र की, जिसको हम लैपलैंड भी कहते हैं, कि शाक श्रृंखला में मॉसेस मतलब आपके कवक शैवाल टाइप की एक प्रजाति होती है मॉस, और उसको खाता है रेंडियर, और रेंडियर को खाता है लैपलैंडर लैप्स, जो वहाँ निवास करते हैं। तो इस प्रकार ये हेट्रोट्रॉफ्स टाइप की श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। महासागरीय खाद्य श्रृंखला में देखें तो पादप प्लावक होते हैं। प्लावक पहले पोषण स्तर पर है, फिर उसके बाद जल भ्रंग द्वितीय स्तर पर आते हैं, फिर छोटी मछलियाँ तृतीय स्तर पर आती हैं, बड़ी मछलियाँ चतुर्थ स्तर पर आती हैं, और फिर बड़ी मछलियों को पक्षी खाते हैं, तो ये पंचम स्तर कहलाता है। तो महासागरीय क्षेत्रों में खाद्य श्रृंखला में हम 5 पोषण स्तर देखते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ताओं को पोषण विधि के आधार पर खाद्य श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली कहलाती है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, द प्रीडेटर फूड चेन। इसे शाकवर्ती भोजन श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन भी कहते हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला वाले पारिस्थितिक तंत्र सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। प्रकृति में अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला वाले होते हैं। इसमें प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी जंतु होते हैं। ये श्रृंखला पादपों से शुरू होती है और छोटे जंतुओं से होकर बड़े जंतुओं की ओर जाती है। उदाहरणार्थ घास है, घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप खाता है और सांप को चील खा जाती है। तो ये कहलाती है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, द प्रीडेटर फूड चेन। दूसरी प्रकार की कहलाती है परजीवी खाद्य श्रृंखला, द पैरासाइट फूड चेन। ये खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होकर बड़े जंतुओं से छोटे जंतुओं की ओर जाती है। जैसे हम क्या है, पादप को पक्षी खाते हैं, और पक्षी जब मर जाते हैं तो उसको जूं खा जाती है। और तीसरी प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है वो कहलाती है मृतोजीवी खाद्य श्रृंखला, द सेफ्रोफिटिक फूड चेन। ये श्रृंखला मृत जंतुओं एवं पेड़ पौधों से सूक्ष्म जीवों की ओर चली जाती है। मृत पेड़ पौधे एवं जंतु तथा उस पर निर्भर कवक और जीवाश्म इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला वाले पारिस्थितिक तंत्र अपेक्षाकृत सीधे सौर ऊर्जा पर कम निर्भर होते हैं। ये मुख्यतः अन्य तंत्रों में उत्पादित कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर होती है। चलो, अब ये बात हो चुकी है आपकी फूड चेन की। अब हम बात करते हैं फूड वेब की या खाद्य जाल की। प्राय एक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो किसी न किसी स्तर पर अंतर संबंधित होती हैं। जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं किसी न किसी खाद्य क्रम में परस्पर जुड़कर एक जटिल जाल बना लेती है तो उसे हम खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। प्राकृतिक दशा में खाद्य श्रृंखलाएं कभी एकाकी या अलग अलग संचालित नहीं होती। कोई भी जीव एक से अधिक पोषण स्तरों से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। अन्य शब्दों में, कोई भी जीव अनेक प्रकार के जीवों का भोजन बन सकता है। प्राकृतिक रूप से किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सीधी रेखात्मक व्यवस्था में बहुत कम ही पाया जाता है। उदाहरणार्थ,
घास तल की एक शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में खरगोश की अनुपस्थिति में घास को चूहे या हिरण भी खा सकते हैं। उसी प्रकार चूहे को सांप या बाज किसी के द्वारा भी खाया जा सकता है। इस प्रकार प्रकृति में अनेक विकल्प पाए जाते हैं जो मिलकर अंतर संबंध बनाते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व एवं संतुलन खाद्य जाल की जटिलता पर निर्भर करता है। जटिल खाद्य जाल में प्रत्येक पोषण स्तर पर उपभोक्ताओं को भोजन के एकाधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। उदाहरणार्थ, एक घास तैलीय खाद्य श्रृंखला में कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, जैसे मेंढक है, टिड्डा है, चिड़िया है। घास को खरगोश भी खा सकता है, लोमड़ी खरगोश को खा सकती है और लोमड़ी को बाज खा सकता है। या एक पादप को चूहा खा सकता है, चूहे को सांप खा सकता है, सांप को बाज खा सकता है। या एक खास श्रृंखला में पादप की इस फूड वेब में घास को टिड्डा खा सकता है, टिड्डे को मेंढक खा सकता है, मेंढक को बाज खा सकता है। या फिर एक खास श्रृंखला में एक फूड वेब में पादप को चिड़िया खा सकती है, चिड़िया को बाज खा सकता है। तो इस प्रकार ये खास श्रृंखला आपस में अंतर संबंधित होती है। और इस खास श्रृंखला के बारे में अगर हम बात करें अलग अलग तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे घास को टिड्डा खाए, उसके बाद बाज खा सकता है टिड्डे को। घास को चिड़िया खाए, फिर उसको बाज खा सकता है। घास को खरगोश खाए तो उसको बाज खा सकता है। घास को चूहा खाए तो उसको बाज खा सकता है। घास को टिड्डा खाए, फिर चिड़िया खाए या बाज खाए। फिर घास को टिड्डा खाए, मेंढक खाए या बाज खाए। या घास को खरगोश खाए, लोमड़ी खाए या बाज खाए। या घास को चूहा खाए, सांप खाए या बाज खाए। जिस प्रकार हम इस बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। इनके अलावा गिद्ध, शेर, मनुष्य आदि अन्य उपभोक्ता भी उपस्थित हो सकते हैं। उक्त खाद्य जाल में 8 खाद्य श्रृंखलाएं विभिन्न स्तर पर परस्पर संबंध होकर एक जटिल जाल बनाती है। खाद्य जाल में जैव विविधता का अत्यधिक महत्व होता है और किसी भी खाद्य जाल की जटिलता जीवों की विविधता पर भी निर्भर करती है। इसमें खाद्य श्रृंखला की एक लंबाई महत्वपूर्ण होती है और हम ये कहते हैं कि जीवों के आधार में अधिक विविधता होने पर कई खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी हो सकती है। एक खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ताओं को विभिन्न स्तरों पर अधिक विकल्प उपलब्ध होने पर अंतर संबंध बढ़ जाते हैं या अंतर संबद्धता बढ़ जाती है। उदाहरणार्थ, अगाध समुद्रों में जीवों की अत्यधिक विविधता के कारण अति जटिल खाद्य जाल पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विविधता सिद्धांत के अनुसार एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की विविधता और उनकी स्थिरता को बढ़ाता है। एल्टन के अनुसार खाद्य जाल की विविधता में वृद्धि के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता भी बढ़ती है तथा ये वृद्धि जीवों की संख्या में उतार चढ़ाव को कम करती है। मैक आर्थर के अनुसार खाद्य जाल की कड़ियाँ लिंक्स में वृद्धि के साथ पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बढ़ती है। खाद्य जाल जितना अधिक विस्तृत होगा या उसमें पोषण की कड़ियाँ जितनी अधिक होंगी, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के उतने ही अधिक वैकल्पिक पथ या ऑल्टरनेटिव पाथवे मिलेंगे या होंगे। खाद्य जाल के वैकल्पिक पथ एक पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बनाए रखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जितने अधिक वैकल्पिक पथ होते हैं, जीव संख्या के लिए पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने तथा उसके साथ समायोजन एवं अनुकूलन के उतने ही अधिक अवसर मिलते हैं। उदाहरणार्थ, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में यदि खरगोश कम हो जाए तो संभवतः उन पर निर्भर बाज भूखों मर जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होगा। खरगोश की संख्या घटने पर अधिक पादप पल्लवित होकर और अधिक फल व बीज उत्पन्न करेंगे, अतः वहाँ पर अधिक चूहे रहने लगेंगे और चूहों की उपलब्धता बढ़ जाने पर बाज खरगोश के अभाव में चूहे खाने लग जाएंगे। एक संतुलित भौतिक पारिस्थितिक तंत्र में ही समस्त जीवधारी जीवित रह सकते हैं। उदाहरणार्थ, किसी घासस्थल पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी जीवों की अनुपस्थिति में वनस्पति बहुत अधिक हो जाएगी एवं पादप धीरे धीरे स्वयं मरने लगेंगे। अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव पौधों को खाकर पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करेंगे।
इसी प्रकार शाकाहारियों की संख्या अधिक होने पर वन नष्ट हो जाएंगे, अतः मांसाहारी जीवों की उपस्थिति फिर आवश्यक हो जाती है। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए उत्पादक एवं उपभोक्ताओं में संतुलन आवश्यक है। खाद्य जाल में परस्पर संबद्धता के कारण जीवों की प्रत्येक जाति की संख्या सामान्य प्राकृतिक दशा में सीमित रहती है एवं पारिस्थितिक तंत्र भी संतुलित रहता है। इस प्रकार आज हमने पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली के में हमने फूड वेब ऑफ आहार सिस्टम के बारे में पढ़ा और उनमें किस प्रकार ऊर्जा प्रवाह होता है और किस प्रकार जीवों का प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के रूप में संबंध होता है और किस प्रकार उन दोनों के बीच में अंतर संबंध होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस प्रकार हमें जीवों का अजैविक तत्वों का या जैविक तत्वों का संतुलन होना आवश्यक है, इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।